थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। ब्रॉड कोर अपडेट से लगता है। ब्रॉड कोर अपडेट एक ऐसा वर्ड जिससे ना सिर्फ नए और जूनियर वाले एसईओज को डर लगता है, बल्कि जो एक्सपीरियंस एसईओज होते हैं, कॉलर ऊपर चढ़ा करके करते हैं, वो भी थोड़ा सावधान हो जाते हैं। मे बी उन्हें डर ना लगे, लेकिन हल्की सी धक की आवाज सीने में लेफ्ट साइड आती है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, इतना बड़ा कि अगर आप टॉप 10 सर्च इंजन की लिस्ट बनाएं तो नंबर 2 से 10 तक के सारे सर्च इंजन का टोटल मार्केट शेयर 5% भी नहीं आता है। बट सिर्फ इतना नहीं है, गूगल दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर में से भी एक है। एक बहुत बड़ा सा सॉफ्टवेयर जो सैकड़ों में भी हजारों काम निपटाता है हर सेकंड। इस सॉफ्टवेयर में यूं तो हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट होती रहती है, लेकिन हर 6 महीने में एक बार गूगल एक बड़ी सी अपडेट लेके आता है, जानी सी, जिसे हम कहते हैं ब्रॉड कोर अपडेट। गूगल हर वक्त हर किसी वेबसाइट के लिए गाइडलाइंस देता रहता है। टेक्स्ट का कंटेंट इस टाइप का होना चाहिए, लिंक्स इस तरह की बनाई जानी चाहिए, टेक्स्ट का फॉन्ट इतना बड़ा होना चाहिए, मेन्यू आइटम इतना छोटा होना चाहिए। ये सारी पॉलिसीज गूगल हम सबके लिए बनाता रहता है, बुआ की तरह। लेकिन गूगल के लिए ऐसा कौन करेगा? इसलिए गूगल हर 6 महीने में खुद से ब्रॉड कोर अपडेट के साथ अपने सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी को ठीक करता है। एकदम ठीक सुना आपने, कोई कानों में सफाई की जरूरत नहीं है। ब्रॉड कोर अपडेट्स किसी भी वेबसाइट के अगेंस्ट नहीं होती हैं, वो सिर्फ गूगल के इंडेक्सिंग मेथड्स में किए गए छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। किसी भी वेबसाइट को ब्रॉड कोर अपडेट के बाद कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यही एडवाइस देते हैं ना गूगल वाले आपको। रॉन्ग भाई, ट्रेन का ड्राइवर तो यही बोलेगा ना कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप पटरी पर खड़े हैं तो राम नाम सत्य हो जाना तय है। प्रस्तुत पंक्तियों में ट्रेन है गूगल अपडेट, ड्राइवर है गूगल खुद, और पटरी पर खड़ा इंसान आप हैं या आपकी वेबसाइट, वो आप खुद देख लो। मुझे वीडियो आगे बढ़ाना है। चलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, और आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे सक्सेसफुल एसईओ एजेंसीज अपनी वेबसाइट को गूगल अपडेट से सेफ रखती हैं, बच्चे की तरह। वैसे अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइएगा, मेरे लिए बताना आसान है। इसको वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करना, इन सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करना एक लंबा प्रोसेस है। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा, फिर आप अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। निराश मत होइए, अर्ज किया के बाद हमेशा शेयर ही नहीं बोला जाता है, सीरियस बातें भी कर सकते हैं। मुलाहिजा फरमाने के बाद, मुलाहिजा फरमाने का मतलब गौर फरमाना, ध्यान देना। सो ब्रॉड कोर अपडेट से कैसे बचा जाए? गूगल की साइकोलॉजी को समझ के। अगर आपकी वेबसाइट अभी तक सही कंटेंट और अच्छी बैकलिंक के बलबूते सही रैंक कर रही थी, तो फिर अचानक से कंटेंट में या बैकलिंक में कीड़े तो दिख नहीं जाएंगे गूगल को कि आपकी वेबसाइट को उठा के फेंक देगा, है ना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ब्रॉड कोर अपडेट में आपकी वेबसाइट को हिला सकती हैं। एक एक करके इन सभी चीजों को देखते हैं और इनके सॉल्यूशन के बारे में भी हम बातें करेंगे आज ही की वीडियो में। दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। नंबर 1 है स्पेलिंग और ग्रामर के इश्यूज। वेबसाइट चाहे इंग्लिश की हो, हिंदी की हो या किसी भी लैंग्वेज की हो, स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स किसी भी लैंग्वेज में हुई वेबसाइट को डुबा सकती हैं, बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, सर्च इंजन समझ कुछ और जाते हैं। मे बी आपकी वेबसाइट नई है और कंटेंट राइटर ने गलती की हो। मे बी वेबसाइट आपको पुरानी मिली है, आपको हैंडओवर की गई है और उसमें 1000-10,000 पेजेस हैं। कैसे इन सारे पेजेस की स्पेलिंग मिस्टेक को ढूंढा जाए? ये प्रॉब्लम आपकी है, गूगल की नहीं है, विजिटर की नहीं है। प्रॉब्लम आपकी है। वेबसाइट में चाहे 5 पेज हो, 50,000 हो या 5 मिलियन, स्पेलिंग की मिस्टेक्स, ग्रामर की मिस्टेक्स को ढूंढना और उसे ठीक करना जरूरी है, क्रूशियल है। ये आपकी वेबसाइट की क्वालिटी का सवाल है। अगर आप ईमेल किसी को बार बार लिख रहे हैं और हर ईमेल में स्पेलिंग की मिस्टेक करें, ग्रामर की मिस्टेक करें, तो इमेज का सत्यानाश हो जाएगा ना। सो थैंकफुली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उतना टफ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा फिक्स करने में, बट है सोल्यूशन। स्क्रीमिंग फ्रॉग आपकी वेबसाइट की स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स को ढूंढ के निकाल सकता है। आपको फिक्स आपको खुद से करना पड़ेगा। स्क्रीमिंग फ्रॉग में अपनी वेबसाइट की स्पेलिंग और ग्रामर इश्यूज को देखने के लिए आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग के इस डैशबोर्ड में सबसे टॉप पार्ट में अपनी वेबसाइट का URL एंटर करना पड़ेगा। इस वीडियो में ट्यूटोरियल के लिए हम ndtv.com को यूज़ करेंगे। इस बार में अपनी वेबसाइट का URL एंटर करने के बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन टैब पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको जाना होगा कंटेंट और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर पर। यहाँ पर आपको इनेबल स्पेल चेक और इनेबल ग्रामर चेक दोनों चेक बॉक्सेस को टिक करना होगा। इन दोनों बॉक्सेस को टिक करने के बाद जस्ट मेक श्योर कि आपने यहाँ पर सही लैंग्वेज को सेलेक्ट किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लिश US वर्जन को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर ओके बटन पर और इसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दूंगा।
आपकी वेबसाइट जितनी बड़ी है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग सकता है, बट जस्ट वेट करिए, थोड़ी देर इस वेबसाइट को हम क्रॉल करने देते हैं और इसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। ndtv.com एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसलिए हम यहाँ पर इस क्रॉल को पॉज कर देंगे। इस ट्यूटोरियल के पर्पज़ के लिए इनफ यूआरएल्स ऑलरेडी क्रॉल हो चुके हैं। यहाँ पर आपको ऊपर इंटरनल टैब में सेलेक्ट करना होगा HTML URLs को ओनली इस ड्रॉप डाउन में से, और इसके बाद यहाँ पर हम नीचे के इस पार्ट में से स्पेलिंग और ग्रामर नाम की इस टैब को ओपन करेंगे। जैसे ही आप इस HTML URLs की विंडो में आप किसी भी URL को सेलेक्ट करेंगे, आपको इस नीचे की विंडो में स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स दिखाई देने लगेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। आप पेज सिलेक्शन में सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको पेज बॉडी के अंदर की स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स को देखना है या फिर पेज टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन में, बट हम अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ऑल को सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर आप एक एक स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। आप जिस भी इशू पर, जिस भी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक्स पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आपको इस पेज कंटेंट में कहाँ पर एग्जैक्टली वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा, और जो इसका करेक्ट वर्जन है, जो सजेशन है स्क्रीमिंग फ्रॉग की तरफ से, वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आर्मी मैन लिखा हुआ है, जो कि आर्मी मैन स्पेस के साथ में होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर सेंटर की स्पेलिंग में इशू बता रहा है। आपको ध्यान देना होगा कि आपने जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट किया हुआ है उसी के बेस पर आपको स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स दिखाई देंगी। CENTRE जो सेंटर की स्पेलिंग है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, और हमने अभी US वर्जन इंग्लिश को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आपको ये इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आप अपनी लैंग्वेज के स्टाइल को, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से करेक्ट डिक्शनरी को सेलेक्ट करेंगे, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ इंडियन नेम्स में ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, आपको इशू दिखाई देगा, बट आप उन नेम्स को इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप सीधे उसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखाई दे रहे थे। एक ये ग्रामर मिस्टेक भी है। ग्रामर मिस्टेक जैसे आप सेलेक्ट करते हैं इसे, यहाँ पर आपको दिखाई देता है ये इशू कहाँ पर है, और इसका सजेशन क्या है, ऐड अ स्पेस बिटवीन सेंटेंसेस। तो M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, यहाँ पर एक स्पेस होना चाहिए था, जिसके लिए सजेशन दे रहा है। सो इस तरह से आप इन सारे इश्यूज़ को देखकर अपनी वेबसाइट पर जाकर इन्हें करेक्ट भी कर सकते हैं। इन सारे स्पेलिंग इश्यूज़ को आप एक एक करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्लिक करना होगा इस एक्सपोर्ट टैब पर, और आप इन सारे की सारी किसी भी URL में मौजूद स्पेलिंग और ग्रामर के इश्यूज़ को डाउनलोड करके अपने डेवलपर को, अपने डिज़ाइनर को भेज सकते हैं, जिससे वो इसे ठीक कर लें। नंबर 2, गुड वेबसाइट स्ट्रक्चर। अधिकतर वेबसाइट्स को बनाते वक्त वेबसाइट के पेजेस का एक वायर फ्रेम तैयार किया जाता है, बट जो पेजेस का आपस में कनेक्शन होता है ना, उस कनेक्शन पर कभी कोई काम नहीं करता है। कोई भी वेबसाइट इस इंटरनल लिंक के स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देती है। मे बी शुरू में अगर आपका जो डिजाइनिंग टीम है वो बहुत अच्छी है तो वो इस इंटरनल लिंक पर ध्यान दें, लेकिन जैसे जैसे नए पेजेस बनाए जाते हैं वैसे वैसे सारा प्लान आउट ऑफ द विंडो फेंक दिया जाता है, और फिर जैसी मर्जी वैसी लिंक घुसेड़ी जाती हैं। काफी सारे क्लाइंट्स बजट में 10% बचाने के चक्कर में SEO एजेंसी को चेंज कर देते हैं। पुरानी और नई SEO एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, सो वेबसाइट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कम और उनका गोला ज्यादा दिखाई देता है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है इंटरनल लिंक से। इंटरनल लिंक्स पेज रैंक या फिर लिंक वैल्यू या फिर लिंक जूस, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, उसको सही फ्लो देती हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, नए पेजेस को इंडेक्स करने में हेल्प करती हैं। बहुत सारे यूजर्स होते हैं। यू कैन वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल, बट आज के वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। सो कैसे पता करें कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है आपका। स्क्रीमिंग फ्रॉग, अगेन पैसे नहीं दे रहे हैं वो लोग, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट इट्स वेरी गुड एंड यूजफुल टूल। स्क्रीमिंग फ्रॉग वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिखा सकता है। ये है खराब स्ट्रक्चर, ये एक और भी खराब स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, और ये पता नहीं क्या स्ट्रक्चर नहीं खच्चर है, इसे होना चाहिए ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा। नाउ स्क्रीमिंग फ्रॉग पर एक बार चलते हैं और देखते हैं कि आप कैसे अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको अगेन स्क्रीमिंग फ्रॉग पर लॉग इन करना पड़ेगा, और स्क्रीमिंग फ्रॉग के इस टाइटल बार में आपको अपनी वेबसाइट का URL एंटर करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हमने ऑलरेडी एक पहले से डेमो साइट के क्रॉल को ऑलरेडी लोड किया हुआ है। यहाँ पर 5462 URLs हैं टोटली, और इन URLs से बने हुए इस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे। और अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपको ऊपर इस टॉप बार में विजुअलाइजेशन पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद हम क्लिक करेंगे फोर्स डायरेक्टेड क्रॉल डायग्राम पर। आपको एक छोटी सी विंडो दिखाई देगी, और इस तरह से आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर हर एक नोड, जितना डार्क ग्रीन नोड है वो आपका मेन नोड है, मेन पेज है, और जैसे ही आप होम पेज से जितना भी दूर जाते जाएंगे इस कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से विजुलाइज करके दिखाया जा रहा है। जितनी भी इस वेबसाइट पर जो गैलरी रिलेटेड जितनी भी पेजेस हैं वो गैलरी पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
एक साथ कनेक्टेड हैं सारी गैलरी नोड से, और जितनी भी प्रेस रिलीज हैं वो इस प्रेस रूम नाम के इस पेज से लिंक्ड है। सो एक सही स्ट्रक्चर है जो इस वेबसाइट को कंप्लीटली दिखा रहा है। ये डायग्राम आपको आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस के जो शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं उनको एक बार में देखने का मौका देता है। अगर ये बहुत ही मिसमैनेज है, यहाँ पर प्रॉपरली सारे पेजेस नहीं कनेक्टेड हैं, या फिर यहाँ पर बहुत सारे URLs जो हैं वो लूज़ हैं, या उनकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है होम पेज से, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर देखकर। थर्ड पॉइंट इज TDC। नहीं, ट्रेन के TC की बात नहीं कर रहा हूँ, TDC यानी कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कैनोनिकल्स। टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफिशियली रैंकिंग फैक्टर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ सालों से SEO कर रहे हैं तो यू नो देयर वैल्यू। एक टिपिकल सर्च रिजल्ट्स पेज में ये है वेबसाइट का टाइटल और ये है डिस्क्रिप्शन। गूगल पर सर्च कर रहा पर्सन आपकी वेबसाइट के डिजाइन को बाद में देखेगा, कंटेंट को बाद में देखेगा, यूजर एक्सपीरियंस, पेज एक्सपीरियंस, जितने भी टाइप के एक्सपीरियंस हैं आपकी वेबसाइट पर जिन पर आपने मेहनत की है वो सब दिखाई देंगी बाद में। सबसे पहले दिख रहा है ये टाइटल, और अगर टाइटल पर नजर रुक गई तो डिस्क्रिप्शन। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? टाइटल और डिस्क्रिप्शन। नाउ गो बैक अगेन इन योर माइंड एंड आस्क योरसेल्फ, आपने पेजेस के टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर एग्जैक्टली कितना टाइम दिया था? मैं आंसर का वेट कर सकता हूं, बट मैं करूंगा नहीं, बिकॉज यू नो इट। एंड जस्ट बिकॉज हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, जरा याद करने की कोशिश करिए कि आप अपनी साइट के लिए टाइटल या डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। कोई खास पॉइंट्स है आपके दिमाग में? कोई स्पेसिफिक स्टाइल आप फॉलो करते हैं? क्या होता है अच्छा टाइटल? इतना भी कोई सोचता है क्या? और जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, टाइटल और मेटा टाइटल में क्या डिफरेंस होता है? क्या आप जानते हैं? अपनी वेबसाइट के लिए बेस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त आपको इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम टाइटल्स के रूल देखते हैं। नंबर 1, टाइटल्स को नॉर्मली 70 कैरेक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप 70 कैरेक्टर से आगे जा सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। बट 70 कैरेक्टर्स एक गुड लिमिट है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू ब्रेक इट। नंबर 2, टाइटल्स में कीवर्ड्स को ज़बरदस्ती नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। कीवर्ड्स का यूज़ नेचुरल, नॉर्मल होना चाहिए। नंबर 3, टाइटल्स में ब्रांड का नाम होना बहुत ज़रूरी है। आप ब्रांड के नाम को पूरा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांड नेम का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड का नाम टाइटल में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। नंबर 4, टाइटल्स में किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बहाने से आप एक वर्ड को एक बार ही टाइटल्स में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 5 है, टाइटल्स में बॉयलर प्लेट टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। इस टाइप का कंटेंट अगर आप यूज़ करते हैं अपने टाइटल में तो आपके टाइटल के रीराइट किए जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गूगल आपके टाइटल्स को रीराइट कर सकता है। और अच्छे मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए आप इन 5 पॉइंट्स को याद रखें। नंबर 1, मेटा डिस्क्रिप्शन को टिपिकली 150 कैरेक्टर्स तक ही रखना चाहिए ताकि सर्च इंजन इसे पूरी तरह से दिखा सकें। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, जैसा कि टाइटल के साथ मैंने बोला था, अगर आपको ज़रूरत है रियली में, तो आप इस लिमिट से थोड़ा आगे भी जा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 2, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें कि नेचुरल और रिलेवेंट हो। कीवर्ड स्टफिंग आप जैसे ही करना शुरू करते हैं सर्च इंजन को, आपकी इंटेंशन जो है वो फेक लगनी शुरू हो जाती है और आपकी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस कम होने लगते हैं। नंबर 3, मेटा डिस्क्रिप्शन को आकर्षक यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव आपको बनाना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहिए, ताकि यूजर्स आपके वेब पेज के कंटेंट के बारे में थोड़े से इंट्रीग्ड हो जाएं, उनको लगे कि इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इससे आपका जो CTR क्लिक थ्रू रेट है वो बढ़ जाता है। और नंबर 4, हर पेज के लिए यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। ये टाइटल के लिए भी लागू होता है, बट मेटा डिस्क्रिप्शन में कई बार हम लोग लेजी हो जाते हैं, टाइटल्स में उतने लेजी नहीं होते हैं। एक ही मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आप बार बार करते हैं तो सर्च इंजन जो है वो आपकी वेबसाइट के कॉन्टेंट और उसके इंटेंट के बारे में कन्फ्यूज हो सकते हैं। नंबर 5 है कॉल टू एक्शन, यानी कि एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा फ़ायदा जो आपकी वेबसाइट के उस URL पर क्लिक करने पर किसी वेबसाइट के विजिटर को होने वाला है, उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है मेटा डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगेन जो आपकी वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट है वो बढ़ जाए। अगर यूज़र के पास क्लियर एक बेनिफिट है कि अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी, तो वो ज़रूर आपकी वेबसाइट के URL के ऊपर क्लिक करेंगे। Correct your title and description. Make them good, make them useful for Google, useful for Google users, and then again useful for you. And just like title and description of the page, canonical tags are important too. हर पेज का canonical होना कंपलसरी है, हर पेज का। I'm not going to explain canonical tags completely because मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। canonical tag गूगल को बताते हैं कि भाई मेरे 3 पेज हैं या ये 4 पेज हैं, इन चारों पेजेस का कंटेंट सेम है, इसलिए आप रैंक करने के लिए इन चारों या तीनों पेजेस में से
इस एक पेज को ही रैंक करें। अपना फेवरेट पेज बताने का तरीका है कैनोनिकल टैग। नाउ आई ऑल्सो सेड जस्ट नाउ कि हर पेज का कैनोनिकल सेट होना चाहिए। मे बी आपके हिसाब से आपके इस पेज का कोई भी और डुप्लीकेट नहीं है, तो आपके हिसाब से इस पेज पर कोई कैनोनिकल टैग भी लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? रॉन्ग। डुप्लीकेट पेजेस सिर्फ इंटेंशनल नहीं होते हैं, कई बार गलती से टेक्निकल रीजन की वजह से भी आपकी वेबसाइट पर आपके पेजेस के डुप्लीकेट पेजेस बन जाते हैं। कई बार लोग आपके पेज का कंटेंट पूरा का पूरा चुरा कर अपनी साइट पर पेस्ट कर लेते हैं, तो वो भी गूगल कंसीडर कर सकता है। इसलिए हर पेज पर खुद उसी पेज के लिए कैनोनिकल टैग लगाना मस्ट होता है। कैनोनिकल टैग्स का सही यूज़ अपनी वेबसाइट में करने के लिए आपको इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। कैनोनिकल टैग्स का यूज़ आपको तब करना चाहिए जब वेबसाइट पर डुप्लीकेट या बहुत नियर डुप्लीकेट कंटेंट है, ताकि सर्च इंजन्स को ये पता चल जाए कि कौन सा वर्जन आपके लिए सबसे अच्छा है, किस पेज को आप एक्चुअली में रैंक करना चाहते हैं, इंडेक्स करना चाहते हैं। इससे सर्च इंजन्स को डुप्लीकेट कंटेंट के इशू से निपटने में हेल्प मिल जाती है। नंबर 2, कैनोनिकल टैग हर पेज पर यूज़ होना ज़रूरी है। जिस किसी पेज के लिए आप श्योर हैं कि इस पेज का कोई भी डुप्लीकेट पेज नहीं है आपकी वेबसाइट पर, तो भी आपको उसी URL के लिए कैनोनिकल को यूज़ करना चाहिए। इसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल। नंबर 3, कैनोनिकल टैग का यूज़ सही तरीके से करना चाहिए। आपको अपनी वेबसाइट के कोड में हेड सेक्शन के अंदर कैनोनिकल टैग को इस फॉर्मेट में रखना चाहिए। यहाँ पर जो href के आगे जो कोड है, जो URL है, वो आपकी वेबसाइट का URL होगा। इस कोड में यहाँ पर example.com की जगह आप अपने URL को एज इट इज़ पेस्ट करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट का URL www के साथ यूज़ हो रहा है तो आप www को एंटर करेंगे। अगर HTTPS है या HTTP है तो आप उसी वर्जन को एग्जैक्टली यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसका सेम होना एकदम ज़रूरी है। नंबर 4, कैनोनिकल टैग्स और 301 रीडायरेक्ट में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। कैनोनिकल टैग डुप्लीकेट कंटेंट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि 301 रीडायरेक्ट एक URL को दूसरे URL पर परमानेंटली रीडायरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। कैनोनिकल टैग्स को जब आप यूज़ करते हैं तो आपके दोनों पेजेस अवेलेबल हैं, आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। कोई भी दोनों URLs में से किसी को भी क्लिक करके उन्हें देख सकता है, बट आप गूगल को बता रहे हैं कि इन दोनों URLs में से या इन 3 या 4 URLs में से आपको सिर्फ एक URL को इंडेक्स करना है। इन केस ऑफ 301 रीडायरेक्ट आपके दोनों URL अवेलेबल नहीं होते हैं, जो सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन URL है सिर्फ वही अवेलेबल होता है। नंबर 5, कैनोनिकल टैग का यूज़ जो है वो बहुत केयरफुली करना चाहिए, सावधानी से आपको करना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से कैनोनिकल टैग्स को यूज़ करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट के SEO को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अगेन प्लीज़ रिमेंबर कि कैनोनिकल टैग्स इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं, हिंट होते हैं। गूगल अपनी तरफ से डिसाइड कर सकता है कि वो किस पेज को कैनोनिकल मानेगा और किस पेज को नहीं मानेगा। सो अगर आप अपनी वेबसाइट के बहुत सारे URLs में कैनोनिकल टैग के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सही कैनोनिकल नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, तो गूगल आपके दिए हुए सजेशन को कंप्लीटली मानना छोड़ सकता है और सिर्फ अपने ही कैनोनिकल टैग के सिलेक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा। सो दैट इज़ नॉट अ रियली गुड केस फॉर यू। आप नहीं चाहेंगे कि गूगल अपनी तरफ से अपनी इंटेलिजेंस को लगाकर आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, आपकी वेबसाइट के SEO को इम्पैक्ट करे। सो हमेशा सही से कैनोनिकल टैग्स को यूज़ करें। नंबर 4, स्कीमा डेटा। स्कीमा डेटा या स्ट्रक्चर डेटा आपकी वेबसाइट के विजिटर्स के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। आप उसे लगाएं या ना लगाएं, किसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, बट गूगल को पड़ता है। गूगल को बिलियंस ऑफ पेजेस को हर रोज इंडेक्स करना होता है। इतने सारे पेजेस को एनालाइज करना, कंटेंट को समझना, उसमें से नॉलेजेबल पॉइंट्स को निकालना, कंज्यूम करना एक बहुत ही रिसोर्स कंज्यूमिंग चीज है। गूगल एक क्लेवर आइडिया लेके आया जो है स्कीमा डेटा। अगर हर पेज पर एक फिक्स फॉर्मेट में ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई इस पेज पर किस टाइप का डेटा है, इज इट प्रोडक्ट, आर्टिकल और लोकल बिजनेस। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, आर्टिकल है तो राइटर का क्या नाम है, और लोकल बिजनेस है तो फिर किस टाइप का बिजनेस है, कब खुले है और कब बंद होगा, महंगा तो नहीं है, कैसे जाएंगे और कितना ज्यादा पैसा लग सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर स्कीमा डेटा के जरिए गूगल बॉट को हलवे जैसा पका पकाया मिल जाए हर पेज पर, तो बचत होगी ना गूगल की, राइट। इसीलिए स्कीमा डेटा को गूगल प्रेफरेंस देने लगा। आई डोंट नो कि आपकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, किस राइटर ने कंटेंट लिखा है, उसका क्या स्टाइल है, लेकिन अगर आप सही टाइप के स्कीमा डेटा को अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करें तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को, आपके पेजेस को सही से समझेगा, सही से ट्रैफिक देगा और उसे नेक्स्ट गूगल अपडेट में डाउन नहीं करेगा।
वेबसाइट्स में स्ट्रक्चर डाटा या स्कीमा डाटा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं। ये वीडियोस बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कैसे अपनी वेबसाइट में स्कीमा डाटा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कितने टाइप के स्कीमा डाटा होते हैं, या आप स्कीमा डाटा को गूगल टैग मैनेजर के जरिए कैसे अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने इन अलग अलग वीडियोस में आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इन वीडियोस को देखकर स्कीमा डाटा को अपनी वेबसाइट पर सही से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि इन सारी सावधानियों के बाद आपकी वेबसाइट गूगल अपडेट से, गूगल ब्रॉडकोर अपडेट से अफेक्टेड हो जाए। एंड व्हेन दैट हैपेंस, जस्ट काम डाउन। आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले गूगल ब्रॉडकोर अपडेट के रोल आउट के खत्म होने का वेट करना है। अपडेट के बीच में चेंज करना बिल्कुल ही गलत आइडिया है। मे बी उस अपडेट से आपकी वेबसाइट का नुकसान होना ही नहीं है। अपडेट के रोल आउट होने के बाद वेबसाइट अपने आप नॉर्मल हो सकती है। सो जस्ट वेट, और जब अपडेट खत्म हो जाए तो इस वीडियो को देखना है और पता करना है कि कौन कौन से पेजेस गूगल अपडेट में तबाह हुए हैं, ताकि आप उनके कंटेंट को और उनके स्टाइल को एडजस्ट कर सकें। गूगल की ब्रॉडकोर अपडेट्स कॉम्प्लेक्स होती हैं। कई बार आपको अपनी गलती समझ में आ जाती है, आप पेजेस को ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पेजेस का ट्रैफिक, उसकी रैंक वापस नहीं आती है, बिकॉज अधिकतर टाइम एक गूगल अपडेट में तबाह हुई वेबसाइट दूसरी ब्रॉडकोर अपडेट से ही गुलजार हो पाती हैं। सो जब आप सब कुछ कर लें और वेबसाइट की रैंक फिर भी नॉर्मल ना आए तो फिर वेट करना है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। मीम हो गया, अब चलते हैं काम पर। सारे पॉइंट्स समझ लिए ना? जो भी पॉइंट्स अभी बताए हैं इनसे रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर हैं। सर्च करिए, सारे वीडियोस को देखना है, वेबसाइट में चेंजेस करने हैं, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है। Thank you so much everyone for watching and understanding how to stop Google Broadcore updates from eating your brain and increasing your blood pressure। कोई और इशू है वेबसाइट की परफॉर्मेंस, SEO, सोशल मीडिया एड्स रिलेटेड, तो YouTube पर अपनी प्रॉब्लम को टाइप करिए और साथ में चिपका दीजिए अमित तिवारी, सर्च करिए, हमारा वीडियो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मुझे ईमेल करिए ytcomments@amittiwari.net पर, हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।